नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज लुसेंट का पेज नंबर 3 है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। पेज 1 से अभी तक का वीडियो इस चैनल पे मौजूद है, जाके देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, टॉपिक है अन्य लेखक। तारानाथ कौन है? एक तिब्बती लेखक था। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, तारानाथ कौन था? एक तिब्बती लेखक था। इसने कंगियूर तथा तंगियूर नामक ग्रंथ की रचना की। अब एक और क्वेश्चन बनता है यहाँ से, कंगियूर तथा तंगियूर नामक ग्रंथ की रचना किसने की? तारानाथ ने की। इससे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है और इस ग्रंथ से जो है भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। 2 नंबर, मार्को पोलो। यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांडेय देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांडेय इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। अब पूछा जाएगा यहाँ पे मार्को पोलो कौन था? मार्को पोलो यह जो है 13वीं शताब्दी के अंत में किस देश की यात्रा पर आया? पांड्य देश की यात्रा पे। और इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। अगला पॉइंट है, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारियां। भारतीय पुरातत्व शास्त्र भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह सर एलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। यहां से क्वेश्चन बनता है, भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? सर एलेक्जेंडर कनिंघम को। फादर ऑफ इंडियन एचियोलॉजी, सर एलेक्जेंडर कनिंघम। अगला क्वेश्चन, 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख बोगाज कोई के वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र, नासत्य के नाम मिलते हैं। यहां से क्वेश्चन बनता है, बोगाज कोई अभिलेख कब मिला? 1400 ईसा पूर्व का अभिलेख है। बोगाज कोई अभिलेख कब मिला, मतलब कब लिखा गया? 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख है। इसके वैदिक देवता कौन थे? यहां से एक और क्वेश्चन बनता है, बोगाज कोई के वैदिक देवता कौन कौन है? मित्र, वरुण, इंद्र, नासत्य के नाम पे मिलते हैं। मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत हेलियोडोरस के वेशनगर गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत हेलियोडोरस के वेशनगर यानी कि विदिशा गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण किस लेख से मिलता है? तो गरुड़ स्तंभ लेख से। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुफा अभिलेख में है। यहां से क्वेश्चन बनता है, सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में है? हाथी गुफा अभिलेख में। यह दोस्तों लुसेंट है, कोई अदर बुक नहीं है। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख सहगौड़ा अभिलेख है। अब यहां से एक और क्वेश्चन बनता है, सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख कौन है? सहगौड़ा। इस अभिलेख में संकट काल में उपयोग हेतु खदान, सुरक्षित
रखने का भी उल्लेख है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाला हुन आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। पूछा जाएगा सर्वप्रथम भारत पर होने वाला हुन आक्रमण की जानकारी कैसे प्राप्त होती है? स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख से प्राप्त होता है। और शासक कौन था एरन अभिलेख के समय? भानुगुप्त। यहां से कौन क्वेश्चन बनता है? एरन अभिलेख के समय शासक कौन था? भानुगुप्त। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य किस अभिलेख से प्राप्त होता है? एरन अभिलेख। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शतवाहन राजाओं का पूरा इतिहास इसके अभिलेख के आधार पर लिखा गया है। सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास इसके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। यहां से क्वेश्चन बनता है रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? मंदसौर। कश्मीरी नौपैशानिक पुरास्थल बुर्ज होम से गर्तवास यानी गड्ढा घर का साक्ष्य मिला है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी। कश्मीरी नौपैशानिक पुरास्थल में बुर्ज होम से गर्तवास तक मतलब गड्ढा घर तक का साक्ष्य मिला है और उसमें उतरने के लिए सीढ़ियां भी होती थी। प्राचीनतम सिक्कों की आहत सिक्के कहा जाता है। यहां से क्वेश्चन बनता है प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहते हैं? आहत सिक्के। और आहत सिक्के इसी को साहित्य में काशापर्ण कहा गया। आहत सिक्के को क्या कहा गया? साहित्य में काशापर्ण। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किसने किया? यवन शासक ने। समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। अब यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा मतलब किसके शासनकाल में वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के का माने शुरू किया गया? यह समुद्रगुप्त के काल में। किसके काल में वीणा बजाते हुए सिक्कों का प्रमाण मिला? समुद्रगुप्त के काल में। और इससे पता चलता है कि समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी थे। अरिकमेडु से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। यहां से क्वेश्चन बनता है कहां से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं? अरिकमेडु से। अब पूछा जाएगा अरिकमेडु कहां है, किसके निकट है? पुदुचेरी के निकट है। अरिकमेडु कहां है? पुदुचेरी के निकट है। नोट, सबसे पहले भारत के संबंध वर्मा यानी सुवर्ण भूमि वर्तमान में म्यांमार है। सबसे पहले भारत का संबंध वर्मा स्वर्ण भूमि भी बोला जाता था, वर्तमान में यह म्यांमार देश में है। म्यांमार देश में मिलाया गया। और स्वर्ण द्वीप कंबोडिया ये कंबोज में है। अभी वर्तमान में कौन कौन कहाँ है? ये है कंबोडिया कंबोज में है। और जावा येवन द्वीप में स्थापित हुए हैं। महत्वपूर्ण अभिलेख, यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है हाथी गुफा अभिलेख तिथि रहित अभिलेख है। यह कलिंग राजा खारवेल के काल का है। हाथी गुफा अभिलेख किसके किस शासक के काल का है? कलिंग राजा खारवेल के काल का है। और कौन सा, यहां से क्वेश्चन बनता है कौन सा अभिलेख लिखित अभिलेख है? तिथि लिखित अभिलेख है। तिथि रहित अभिलेख कौन है? हाथी गुफा अभिलेख है।
अब जूनागढ़, यह गिरनार अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख, और उस समय का शासक कौन था? रुद्रदामन। जूनागढ़ अभिलेख का शासक कौन था? रुद्रदामन। नासिक अभिलेख का शासक कौन था? गौतमी बलश्री। नासिक अभिलेख का शासक कौन था? गौतमी बलश्री। प्रयाग स्तंभ, प्रयाग स्तंभ लेख का शासक कौन था? समुद्रगुप्त। मतलब उसके बारे में जानकारी मिलती है। प्रयाग स्तंभ लेख में, प्रयाग स्तंभ लेख के समय शासक कौन था? समुद्रगुप्त। एहोल अभिलेख के समय शासक कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। एहोल अभिलेख के समय शासक कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। मंदसौर अभिलेख के समय शासक कौन था? मलवा नरेश यशोवर्मन। मंदसौर अभिलेख के समय शासक कौन था? मलवा नरेश यशोवर्मन। ग्वालियर अभिलेख के समय शासक कौन था? प्रतिहार नरेश भोज। ग्वालियर अभिलेख के समय शासक कौन था? प्रतिहार नरेश भोज। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख के समय शासक कौन था? स्कंदगुप्त। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख के समय शासक कौन था? स्कंदगुप्त। देवपाड़ा अभिलेख के समय शासक कौन था? बंगाल शासक विजयसेन। देवपाड़ा अभिलेख के समय शासक कौन था? बंगाल शासक विजयसेन। नोट, अभिलेखों का अध्ययन इपिग्राफी कहलाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा, अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? इपिग्राफी। उत्तर भारत के मंदिरों की कला शैली नागर शैली है। और यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, उत्तर भारत के मंदिरों की कला शैली कौन है? नागर शैली है। दक्षिण भारत के मंदिरों की कला शैली द्रविड़ शैली कहलाती है। अब यहां से एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा, दक्षिण भारत के मंदिरों की कला कौन शैली है? द्रविड़ शैली है। और दक्षिणापथ के मंदिरों के निर्माण में नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रभाव पड़ा है, अतः यह वेसर शैली कहलाती है। और एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा, दक्षिणापथ के मंदिरों के निर्माण में कौन कौन शैली का प्रयोग किया गया? नागर और द्रविड़ शैली दोनों है, लेकिन मुख्य रूप से कहा जाएगा यह वेसर शैली कहलाती है। पंचायतन शब्द मंदिर रचना शैली से संबंधित है। एक हिंदू मंदिर तब पंचायतन शैली कहलाता है जब मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिरों से घिरा होता है। पंचायतन मंदिर का उदाहरण कंदारिया है। क्वेश्चन पूछा जाएगा, पंचायतन शब्द जो है मंदिर रचना शैली से संबंधित है। पूछा जाएगा पंचायतन क्या है? पंचायतन क्या है? यह जो शब्द जो है मंदिर रचना शैली से संबंधित है। एक हिंदू मंदिर तब पंचायतन शैली कहलाता है जब मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिरों से घिरा है। अगर 4 गो मंदिर से अगर घिरा होगा ना, तो उसी को ही पंचायतन शैली कहेंगे। पंचायतन मंदिर का उदाहरण बताइए। तो एक उदाहरण है कंदारिया। ये जो है पंचायतन मंदिर का उदाहरण है। पंचायतन मंदिर में महादेव मंदिर खजुराहो में है। पूछा जाएगा क्वेश्चन, महादेव मंदिर कहाँ है? खजुराहो में है। ब्रह्मेश्वर मंदिर कहाँ है? भुवनेश्वर में है। ब्रह्मेश्वर मंदिर कहाँ है? भुवनेश्वर में है। लक्ष्मण मंदिर कहाँ है? खजुराहो में है। लक्ष्मण मंदिर कहाँ है? खजुराहो में है। लिंगराज मंदिर कहाँ है? भुवनेश्वर में है। लिंगराज मंदिर कहाँ है? भुवनेश्वर में है। आप याद रखेंगे। दशावतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश में है, इसलिए हम रिपीट कर दे रहे हैं। हर क्वेश्चन को 2 बार रिपीट करेंगे, थोड़ा टाइम तो लगेगा। दशावतार मंदिर कहाँ है? देवगढ़ उत्तर प्रदेश में है।
गौंडेश्वर मंदिर कहाँ है? महाराष्ट्र में है। गौंडेश्वर मंदिर कहाँ है? महाराष्ट्र में है। 3 नंबर, सॉरी 2 नंबर, प्रौद्योगिक ऐतिहासिक काल। पॉइंट है प्रौद्योगिक ऐतिहासिक काल, जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया हो, उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। यह इतिहास का सबसे बड़ा भाग है दोस्तों। सबसे बड़ा भाग नहीं कह सकते हैं क्योंकि यह लिखा गया कुछ नहीं है, सिर्फ अनुमान लगाया गया है। जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है। यहां से क्वेश्चन बनता है, किस काल के इतिहास में जो है जिस काल में मनुष्य की घटनाओं का कोई लिखित विवरण नहीं हो उस काल को क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल। यही क्वेश्चन बनता है। और जिसका लिखित विवरण नहीं मिला है, पूर्वी नवपाषाण भूरा लाल रूप में उपलब्ध है। मतलब उस काल को, मतलब प्रागैतिहासिक काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है। अब यहाँ अगला पॉइंट है संस्कृति और बर्तन। मतलब उस समय संस्कृति कैसा था, बर्तन कैसा था? मलवा काला तथा लाल था। मलवा कैसा था? काला तथा लाल। बुर्ज होम धूसर था। और प्रागैतिहासिक काल में बुर्ज होम कैसा था? धूसर। जोखे कैसा था? जोखे जो लाल था। और ये जो है द नवपाषाण चमकीला धूसर था। द नवपाषाण क्या है? चमकीला धूसर था। पूर्वी नवपाषाण क्या था? भूरा लाल था। बर्तन का नाम है पूर्वी नवपाषाण भूरा लाल था। अगला क्वेश्चन है आद्य ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला का प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके। और एक ऐसा काल है जो लिखा गया तो अभी तक पढ़ा नहीं गया है। आद्य ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला का प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके हैं। ज्ञानी मानव, जिसको होमो सैपियंस बोलते हैं, होमो सैपियंस का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ। मतलब मानव का प्रवेश इस धरती पर कब हुआ? आज से लगभग 30 से 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ, ईसा पूर्व वर्ष पूर्व होमो सैपियंस यानी मानव का प्रवेश इस धरती पर कब हुआ? आज से लगभग 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ। पूर्व पाषाण युग या पूरा पाषाण काल के मानव जीविका का मुख्य आधार शिकार था। क्वेश्चन पूछा जाएगा, पूर्व पाषाण युग या पूरा पाषाण के मनुष्य की जीविका का मुख्य आधार क्या था? शिकार था। शिकार करके खाते थे उस समय लोग, उस समय कच्चे मांस को खाते थे। शिकार पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के भी साधन थे। और आदि मानव का पूछा जाएगा क्वेश्चन, शिकार जो है पूरा पाषाण काल में आदि मानव का मनोरंजन का भी साधन था, उससे मनोरंजन भी होता था। आज जैसे गाना से मनोरंजन होता है, उस समय शिकार करके मनोरंजन होता था। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल एवं
पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। क्वेश्चन पूछा जाएगा, आग का आविष्कार किस काल में हुआ? पूर्वापाषाण काल में। आग का आविष्कार किस काल में हुआ? पूर्वापाषाण काल में। क्वेश्चन पूछा जाएगा, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? पूरा नवपाषाण काल में। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? नवपाषाण काल में। मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में हुई तथा उसने सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया। क्वेश्चन पूछा जाएगा, मनुष्य ने अस्थायी निवास की प्रवृत्ति किस काल में हुआ? नवपाषाण काल। यह ध्यान रखिएगा, नवपाषाण काल। और पहिए का आविष्कार भी इसी में हुआ है, नवपाषाण काल में। और तथा किस काल में कुत्ता को पालतू बनाया गया? नवपाषाण काल में। सबसे पहले किसको पालतू बनाया गया? कुत्ता को। क्वेश्चन पूछा जाएगा, सबसे पहले मानव ने किस जानवर को पालतू बनाया? कुत्ता को। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया, उसके द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी था। यह प्राप्ति स्थल कहां से प्राप्त हुआ? अतिरमपक्कम से प्राप्त हुआ। पूछा जाएगा, कुल्हाड़ी कहां से प्राप्त हुआ? अतिरमपक्कम से प्राप्त हुआ। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तांबा का। और मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा का प्रयोग मतलब कौन सा औजार बनाया? कुल्हाड़ी बनाया। पूछा जाएगा, कुल्हाड़ी कहां से प्राप्त हुआ? अतिरमपक्कम। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। यहां से क्वेश्चन बनता है, कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ? नवपाषाण काल में। कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ? नवपाषाण काल में। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में अवस्थित है। क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादन स्थल कौन है? मेहरगढ़, जो पश्चिमी बलूचिस्तान में अवस्थित है। अभी कहाँ है? पश्चिमी बलूचिस्तान में अवस्थित है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूं है एवं जौ थी, लेकिन मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज चावल था। यहां से क्वेश्चन बनता है, कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल कौन है? पहली फसल गेहूं एवं जौ है। याद रखिएगा, पहली फसल गेहूं एवं जौ है। लेकिन पूछा जाएगा, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा है? अनाज चावल है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज पूछा जाएगा तो चावल है। कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ। कृषि का प्रथम उदाहरण कहां से प्राप्त हुआ? मेहरगढ़ से। कोल्डिहवा का संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है। पूछा जाएगा, कोल्डिहवा का संबंध किससे है? चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है। कोल्डिहवा का संबंध किससे है? चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है। पल्लावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई। पूछा जाएगा, पल्लावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई। किस जगह पे, किस स्थान पे भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई? तो पल्लावरम नामक स्थान पे। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार स्फटिक पत्थर के बने थे। इसको इंग्लिश में स्फटिक बोलते हैं। भारत में पूर्व स्तर युग के अधिकांश औजार किसके बने थे? पत्थर के बने थे, या इसको बोलते हैं अपस्टिक बने थे। रॉबर्ट ब्रूस फुट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 में भारत में पुरापाषाण कालीन औजार की खोज की। पूछा जाएगा क्वेश्चन, किसने भारत में पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज की?
रॉबर्ट ब्रूस फूट ने, अब एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा, रॉबर्ट ब्रूस फूट ने कब पुरापसनकालीन औजारों की खोज की? 1863 में। कब? 1863। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था। क्वेश्चन पूछा जाएगा, भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन है? मोहनजोदड़ो। सिंधी भाषा में जिसका अर्थ है मृतकों का टिल्ला, और मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मृतकों का टिल्ला। असम का श्वेतभ्रू गीवड़ भारत में पाया जाने वाला एकमात्र मानव कपि है। असम का श्वेतभ्रू गीवड़ भारत में पाया जाने वाला एकमात्र मानव कपि है। इनाम गांव ताम्रपाषाण युग का एक बड़ी बस्ती थी। इसका संबंध जरवे संस्कृति से है। इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती है। पूछा जाएगा इनाम गांव क्या है, किस युग की बड़ी बस्ती है? ताम्रपाषाण युग की बड़ी बस्ती है। इसका संबंध जोरवे संस्कृति से है। भारत में शिवालक की पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिला है। पूछा जाएगा क्वेश्चन, भारत में कहां से जीवाश्म का प्रमाण मिला है? शिवालक की पहाड़ी से। प्रागैतिहासिक काल में भीमबेटका गुफाओं की शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। किस काल में भीमबेटका गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है? प्रागैतिहासिक काल में। क्वेश्चन पूछा जाएगा, किस काल में भीमबेटका गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है? प्रागैतिहासिक काल में। भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी में मिला। भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण किस घाटी में मिला? नर्मदा घाटी में। भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया। क्वेश्चन है, भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी कौन प्रथम अधिकारी व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या पर प्रजातीय विभेदीकरण किया? रिजले ने। सिंधु सभ्यता, अगला पॉइंट है, रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य तिथि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। इसका विस्तार त्रिभुजाकार है। क्वेश्चन पूछा जाएगा, सिंधु सभ्यता का तिथि क्या है? किस वर्ष से किस वर्ष तक है? 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक है। कहीं कहीं 2500 दे देता है, लेकिन ये लुसेंट है, यह परफेक्ट है। 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व है। इसका विस्तार, सिंधु सभ्यता का विस्तार कैसा है? त्रिभुजाकार। सिंधु सभ्यता का खोज कब हुआ? 1921 में। किसने किया? राय बहादुर दयाराम साहनी ने। सिंधु सभ्यता का खोज किसने किया और कब? राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया 1921 में। द गजेटियर ऑफ इंडिया V2